इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, जैसा कि हम एविडेंस एक्ट के लेक्चर में तथ्यों की सुसंगति के विषय में, अर्थात जो चैप्टर 2 में बताया गया सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में, उसको हम कवर कर रहे थे। जहाँ पे हमने सेक्शन 33 तक के प्रोविजंस कवर कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 39 तक के प्रोविजंस। इनमें जो भी होगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको मेरी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या आपकी लॉ से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप मैसेज करिए, आपको जो भी डाउट है आपके सारे डाउट को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 34 की। तो सेक्शन 34 क्या कहता है? लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ जिनमें वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखी गई हैं, कब सुसंगत हैं। अब मान लीजिए कोई प्रविष्टियाँ ऐसी हैं, कुछ कथन ऐसे हैं जो लेखा पुस्तकों में की गई हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रविष्टियाँ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखी गई हैं, वो कब सुसंगत होगी, ये बात करते हैं आपका सेक्शन 34 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे सब पहले बात करें, यहाँ बैरेक्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कारोबार के अनुक्रम में नियमित रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखी गई हों, जब भी ऐसे विषय को न्यायालय के समक्ष जांच के लिए रखनी हो तब वह सुसंगत होगी। अर्थात यहाँ पे मेन बात क्या है कि कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप में रखी हुई। ऐसा ना होना चाहिए कि आप कभी प्रविष्टियाँ कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि आप एक के बाद एक नियमित रूप से क्या करें, प्रविष्टियाँ कर रहे हैं उस लेखा पुस्तकों में। तो वो चीज़ अगर न्यायालय के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत की जाएगी तो वो क्या होगी, सुसंगत होगी, रिलेवेंट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त तो साक्ष्य नहीं होगा, अर्थात उसके लिए किसी अन्य साक्ष्य की भी जरूरत होगी। उस साक्ष्य के आधार पर क्या होगा, वो किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि खापर का 1,000 रुपये के लिए बादल आता है। तब यहाँ पे बाद किस पर लाया जा रहा है? खा पर, अर्थात जो खा है उस पर बाद लाया जा रहा है, किसके द्वारा? का के द्वारा 1,000 रुपये के लिए। तथा अपनी लेखा बहियों की प्रविष्टियाँ दर्शित करता है। कौन? का दर्शित करता है अपनी लेखा बही, जो वहाँ पे क्या करता है, प्रविष्टियाँ करता है कारोबार के अनुक्रम में, ठीक है ना। तो वहाँ पे प्रविष्टियाँ दर्शित करता है जिसमें खा को ऋणी दर्शित किया गया है। मान लीजिए का जो है एक पुस्तक रखता है जहाँ पे प्रविष्टियों को अपने दर्शित करता रहता है, और उसमें क्या किया गया है, बी को, अर्थात जो खा है उसको क्या किया गया है, 1,000 रुपये के ऋणी के रूप में दर्शित किया गया है। ये सुसंगत तो है, किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य की भी आवश्यकता होगी, अदरवाइज उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सिर्फ लेखा बहियों के उस आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, वो सुसंगत है, रिलेवेंट है, ठीक है ना, किसी भी मामले में, किसी बाद में, लेकिन उसके लिए अन्य साक्ष्य की भी क्या होगी, आवश्यकता होगी। ये बात करता है आपको सेक्शन 34। उसके बाद है सेक्शन 35। सेक्शन 35 क्या बात करता है? कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियाँ सुसंगत हैं, ठीक है ना। अर्थात कोई ऐसी प्रविष्टि है जो क्या बोलते हैं, पब्लिकली, जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसी एंट्री की गई, कुछ ऐसी प्रविष्टियाँ की गई हैं, ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में कोई प्रविष्टियाँ की गई हैं। कहाँ पे? कर्तव्य पालन में। तो वो क्या होगी, सुसंगत होगी। उसको डायरेक्ट में देखते हैं। लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है, तो और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन में की गई। अर्थात यहाँ पे क्या है कि ऊपर तो कोई आम व्यक्ति भी आ जाता है, ठीक है ना, कोई नॉर्मल पर्सन भी आ जाता है सेक्शन 34 में, लेकिन सेक्शन 35 की बात करें, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट अगर कोई है, ठीक है ना, तो पब्लिक सर्वेंट जो है वो ऐसी कोई प्रविष्टि करता है किसी पब्लिक रिकॉर्ड में, ठीक है ना, कोई राजकीय पुस्तक में या रजिस्टर में, अभिलेख में, तब वहाँ पे यदि वह जो प्रश्न है, ठीक है ना, विवादक या सुसंगत तथ्य से रिलेवेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ रेलिवेंट हो जाएगी। अर्थात जो विवादक तथ्य है, सुसंगत तथ्य है, उसका कथन करते हैं वो रिकॉर्ड, ठीक है ना, जो पब्लिक रिकॉर्ड है, पब्लिक पुस्तक है, ठीक है ना, राजकीय पुस्तक है, उसमें अगर कोई प्रविष्टियाँ की गई हैं, वो किससे रिलेटेड है, विवादक या सुसंगत तथ्य से, तो क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा सेक्शन 35 में। उसके बाद है सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या बात करता है? मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। अब यहाँ पे दो चीज़ें बताइए। तो यहाँ पे क्या है, जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन,
अर्थात जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के अंडर में कोई ऐसा मानचित्र बनाया गया है, उसके देख रेख में क्या बनाया गया, कोई चार्ट बनाया गया है, उसको मान्यता मिल चुकी है, ठीक है ना, किससे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार से। तो वहाँ पर जो मानचित्र बनाए गए हैं, चार्ट बनाए गए हैं या रेखांक हैं, वो क्या हो जाएंगे, सुसंगत होंगे। अगर उनसे रिलेटेड कोई ऐसा प्रश्न उठता है तो वहाँ पे क्या होगा, ये रिलेवेंट माना जाएगा, किससे, सेक्शन 36 में ऐसा माना जाएगा कि वो क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है, ये तो हो गया मानचित्र चार्टों के बारे में। अब सेक्शन 37 क्या बात करता है, सेक्शन 37 बात करता है किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। अर्थात मान लीजिए किसी अधिनियम में, ठीक है ना, एक्ट में, या फिर किसी अधिसूचना जो राजपत्र जारी किया जाता है, गैजेट जारी किया जाता है, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसा कथन अंतर्विष्ट है, कोई जो लोक प्रकृति का है, ठीक है ना, पब्लिक के लिए है, और उससे रिलेटेड कोई कथन आता है तो क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें बैरक में, तो जब न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, ठीक है ना, तो न्यायालय को क्या कर रहा है कि किसी लोक प्रकृति के, अर्थात जो पब्लिक व्यू है, ठीक है ना, उस टाइप के कोई ऐसा उस फैक्ट के बारे में, कोई उसके अस्तित्व के बारे में क्या कर रहा है, कोई राय बना रहा है लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में, ठीक है ना, तब यूके की पार्लियामेंट के एक्ट। अब यहाँ पे यूके क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो एविडेंस एक्ट है वो बहुत पुराना एक्ट है, ठीक है ना, और इसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी जगह यूके, आयरलैंड वगैरह का नाम भी दिया गया है, कई अन्य देशों के नाम भी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो यूके की पार्लियामेंट के एक्ट, अर्थात जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसके कोई एक्ट है या केंद्रीय अधिनियम हो गया, ठीक है ना, या राज्य के अधीन कोई ऐसा अधिनियम पारित किया गया है, या फिर शासकीय राजपत्र में कोई सरकारी अधिसूचना या फिर मुद्रित पत्र में कोई कथन अंतर्विष्ट किया गया है, तो वह कथन क्या हो जाएगा, सुसंगत हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या बात किया गया है कि यदि न्यायालय को लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में, कोई अस्तित्व के बारे में कोई राय बनानी है, तो वहाँ पर यदि यूके के पार्लियामेंट में कोई एक्ट पारित किया हुआ है, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर कोई अधिसूचना जारी की गई है, तो वहाँ पर उसके कथन क्या हो जाएंगे, सुसंगत हो जाएंगे अंडर सेक्शन 37 ऑफ एविडेंस एक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो उसके बाद बात करें सेक्शन 38 की, तो सेक्शन 38 क्या बात करता है कि विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति। अर्थात विधि की पुस्तक अर्थात क्या है कि जो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, लॉ से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, तो उनके बारे में अगर किसी न्यायालय को राय बनानी हो तो उसके बारे में क्या होगा। तो इसे बैरेक्ट में देखते हैं, जब न्यायालय किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी हो, ठीक है ना, यानी न्यायालय को क्या है कि किसी देश के विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई कथन जो किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है और जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित है, तो वह सुसंगत कथन, सुसंगत तथ्य हो जाएगा। अर्थात मान लीजिए जैसे कि चाइना, ठीक है ना, चाइना के विधि के बारे में कोई राय बनानी है न्यायालय को, तो यहाँ पे क्या होगा कि चाइना के सरकार के अधीन, प्राधिकार के अधीन कोई मुद्रित या प्रकाशित की गई है लॉ से रिलेटेड कोई पुस्तक है, ठीक है ना, जिस लॉ के बारे में न्यायालय को क्या करनी है, राय बनानी है, तो उस पुस्तक के बारे में क्या मानेगा न्यायालय कि वह सही है, सुसंगत तथ्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुसंगत तथ्य उस कथन को बनाया गया है सेक्शन 38 में, विधि की पुस्तकों से रिलेटेड जो भी कथन है। उसके बाद है सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या बात करता है, जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों, कागज पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाएगा। आवली का भाग का मतलब क्या होता है, आवली का भाग का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए ये कोई पुस्तक है, ठीक है ना, पूरा, अब यहाँ पे न्यायालय में क्या करना है कि इसका सिर्फ इतना भाग साबित करना है, इतना भाग साबित करना है। अब यहाँ पे जो है इस पूरे बुक को नहीं लिया जाएगा, पूरे पुस्तक को नहीं लिया जाएगा, लेकिन जितना साबित करना है उतना ही लिया जाएगा साबित करने के लिए, उतना ही का साक्ष्य दिया जाएगा। तो ये कहलाता है कि आवली का जो भाग है, ठीक है ना। यहाँ पे बैरेक्ट में बात करें तो जबकि कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाता है वह किसी बातचीत का भाग है, ठीक है ना, जिसका साक्ष्य दिया जा रहा है क्या है, किसी बातचीत का, मतलब बहुत सारी बातचीत हुई होगी, ठीक है ना, उसका जो भाग है, या फिर किसी एकल दस्तावेज, कोई एक दस्तावेज का भाग है, या किसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का भाग है, तो वहाँ पर सिर्फ उतना ही साक्ष्य दिया जाएगा जितना भाग साबित किया जाना है। अब यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई 20 पेज की बुक है, ठीक है ना,
20 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो 6वां पेज है, उस 6 नंबर का पेज है, उसमें जो भी दिया गया है उसको साबित करना है कोर्ट के सामने। अब यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं लेके जाएगा। अब सिर्फ साक्ष्य उतना ही दिया जाएगा, उतना ही साबित किया जाएगा जितना कि ज़रूरी है। जैसे कि 6 पेज यहाँ पे एग्जाम्पल में समझे, 6 पेज अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको ही साबित किया जाएगा, पूरे ना कि पूरे डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि साक्ष्य उतना ही दिया जाएगा जितने भाग को साबित किया जाना है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे पत्र हो, कागज़ हो, कुछ भी हो, कोई किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, तो उसका जितना भाग साबित किया जाना है सिर्फ उतने को ही क्या किया जाएगा, वहाँ पे ले जाया जाएगा। तो ये चीज़ बताया गया आपका सेक्शन 39 में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 39 तक के प्रोविजंस। तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल।